नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेफोडिल कोचिंग क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं जसवंत मात्रा आज आपके साथ फिर हमारे टॉपिक प्रजामंडल पर चर्चा करूंगा। आज हमारा जो विषय है वो कोटा प्रजामंडल का रहेगा। कोटा प्रजामंडल। कोटा में जो जन जागृति फैलाने का कार्य किया था वो थे आपके नैनूराम शर्मा। तो सबसे पहले हम कोटा में जन जागृति के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में कोटा में जो हमारे प्रजामंडल की स्थापना हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित नैनूराम शर्मा के बारे में। पंडित नैनूराम शर्मा ने कोटा राज्य में सबसे पहले जन जागृति फैलाने का कार्य किया। इन्होंने 1918 ईस्वी में एक प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की और उस सभा के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। और उस प्रजा प्रतिनिधि सभा के माध्यम से इन्होंने जो जन जागृति का कार्य किया तो राज्य सरकार ने उस संस्था को अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद में उन्होंने 1926 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। तो दोस्तों, आपको हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में क्वेश्चन पूछे तो 1926 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई और 1935 ईस्वी में हाड़ौती और कोटा प्रजामंडल की अलग अलग इकाइयों का गठन हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम बात करते हैं पंडित नैनूराम शर्मा के बारे में। तो कोटा राज्य में सबसे पहले सर्वप्रथम बार जन जागृति फैलाने का जो कार्य है वो आपके पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। इन्होंने 1918 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की और ये जो प्रजा प्रतिनिधि सभा थी इसी के माध्यम से इन्होंने लोगों में जन चेतना का संचार किया। किसान आंदोलनों का इस प्रजा प्रतिनिधि सभा ने समर्थन किया और बहुत सी जो लोगों की जनता की मांग थी उनका समर्थन करके इन्होंने आंदोलन किया। इसी कारण राज्य सरकार ने आपकी ये जो प्रजा प्रतिनिधि सभा है 1918 ईस्वी में स्थापना हुई, इस पर रोक लगा दी। उसके बाद में आपके इसी नैनूराम शर्मा ने 1926 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई और ये जो हमारा हाड़ौती प्रजामंडल है इसके कार्यों के बारे में हम बात करें तो इसने सबसे पहले अपनी स्थापना के बाद हाड़ौती प्रजामंडल ने बेगार जो प्रथा थी इस बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया और हाड़ौती प्रजामंडल के नेतृत्व में ये जो आंदोलन हुआ उसके बाद महाराव को बेगार प्रथा को प्रतिबंधित भी करना पड़ा। उसके बाद हम बात करें हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में तो 2 अक्टूबर 1931 को हाड़ौती प्रजामंडल के द्वारा गांधी जयंती बनाई गई। हाड़ौती प्रजामंडल के द्वारा 2 अक्टूबर 1931 को गांधी जयंती बनाई गई और गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था उस असहयोग आंदोलन का भी इन्होंने समर्थन किया था। तो आपके जो हाड़ौती प्रजामंडल है इसने 2 अक्टूबर 1931 को गांधी जयंती बनाई। 1932 ईस्वी में जो मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत था मैकडोनाल्ड, इस मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक
पंचाट जारी किया और उसके विरुद्ध गांधी जी ने जब अनशन किया तो उस समय आपके हाड़ौती प्रजामंडल ने उस अनशन का आंदोलन करके समर्थन भी किया। इसके अलावा यानी ये बातें तो आपकी ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम बात करें इस हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन के बारे में, तो हाड़ौती प्रजामंडल का जो अधिवेशन है 1934 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन होता है। और ये जो अधिवेशन है किसकी अध्यक्षता में होता है? 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन है हाजी फैज मोहम्मद के नेतृत्व में 1934 में आपके हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन होता है और इसमें मांग की गई उत्तरदायी शासन शुरू करने की। उसके एक वर्ष बाद यानी 1935 ईस्वी में हाड़ौती व कोटा प्रजामंडल की अलग अलग इकाइयों का गठन किया गया। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि हाड़ौती प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई और आपका जो कोटा जो प्रजामंडल है उसकी अलग इकाई 1935 में स्थापित हुई। तो हम सबसे पहले हमने बात की पंडित नैनूराम शर्मा के बारे में। इन्होंने सर्वप्रथम बार कोटा राज्य में जन जागृति फैलाने का कार्य किया था। इसके अलावा इन्होंने 1918 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस सभा के माध्यम से लोगों में जन चेतना फैलाने का या जन जागृति फैलाने का इसने कार्य किया। और जब इसके कार्यों में वृद्धि हो गई 1918 में जो प्रजा प्रतिनिधि के सभा के द्वारा अन्य कार्यक्रमों में जब उन्होंने समर्थन किया तो राज्य सरकार ने इस संस्था को अवैध घोषित कर दिया। 1926 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की और इस हाड़ौती प्रजामंडल ने कोटा राज्य में जो बेगार प्रथा थी उसके विरुद्ध आंदोलन किया और उसके बाद में महाराव को इस बेगार प्रथा को क्या करना पड़ा? प्रतिबंधित करना पड़ा। 2 अक्टूबर 1931 को हाड़ौती प्रजामंडल के द्वारा गांधी जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा 1932 ईस्वी में जो अगस्त माह में मैकडोनाल्ड का जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचाट जो जारी किया और उसके विरुद्ध जब गांधी जी ने अनशन जेल में शुरू किया, उसके बाद में पूना पैक्ट हुआ था। तो गांधी जी ने जब अनशन शुरू किया तो उस समय हाड़ौती प्रजामंडल के द्वारा आंदोलन करके और उस अनशन का समर्थन किया गया था। इसके अलावा ये जो 2 बातें ज्यादा आपकी महत्वपूर्ण नहीं है। 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन होता है और यहाँ पर आपको याद रखना है किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ। आप वहां पर नैनूराम शर्मा मत कर देना, यानी ये अधिवेशन है हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में हुआ और इस अधिवेशन में उत्तरदायी शासन से संबंधित प्रस्ताव है वो पारित किया गया। 1935 ईस्वी में हाड़ौती व कोटा प्रजामंडल की अलग अलग इकाइयों का गठन किया गया और उसके बाद हम कोटा प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन आएगा, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? नैनूराम शर्मा ने की। 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और अगर दूसरा क्वेश्चन हाड़ौती प्रजामंडल का 1934 में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? तो हाजी फैज मोहम्मद ने उसकी अध्यक्षता की थी। और कोटा में 1918 में जो प्रजा प्रतिनिधि सभा थी उसकी स्थापना आपके पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमने पढ़ा कि हमारा जो कोटा प्रजामंडल था 1935 ईस्वी में
हाड़ौती प्रजामंडल से अलग कोटा प्रजामंडल की एक इकाई का गठन किया जाता है। उसके बाद में आपके इस कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1939 ईस्वी में होता है। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1939 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन इसका होता है। प्रथम अधिवेशन की इसका जो प्रथम अधिवेशन है उसकी जो अध्यक्षता है वो नेनूराम शर्मा ने की थी। नेनूराम शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की। हमने पढ़ा कि हाड़ौती प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने की थी और कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ उसकी अध्यक्षता नेनूराम शर्मा ने की। इस अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? तो वही प्रस्ताव यानी उत्तरदायी शासन से संबंधित, उत्तरदायी शासन से संबंधित इसमें प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तरदायी शासन तो हमने पढ़ा ही है कि प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य ही एकमात्र उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। अन्य जो उद्देश्य थे वो बाद में थे। प्रथम जो मुख्य उद्देश्य था वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही रहा था। इसके अलावा हम बात करें कि हमारे कोटा प्रजामंडल के द्वारा अन्य कौन सी गतिविधियां की गई, तो 26 जनवरी 1941 को कोटा प्रजामंडल के द्वारा स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। और हमने अन्य प्रजामंडलों में भी स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो 26 जनवरी 1941 को कोटा प्रजामंडल के द्वारा स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। अन्य जो दिवस थे जैसे हमने कृष्णा दिवस पढ़ा, हमने बीकानेर प्रजामंडल में पढ़ा कि बिरबल दिवस बनाया गया। इसके अलावा बीकानेर में नेताजी दिवस बनाया गया। तो वो जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 26 जनवरी 1941 को इनके द्वारा स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। अब हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय कोटा प्रजामंडल में या कोटा रियासत के अंदर कौन सी गतिविधियां कोटा प्रजामंडल के द्वारा की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी अपना 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और उसके अगले दिन 9 अगस्त को क्या होता है? 9 अगस्त 1942 को कोटा राज्य में एक आपका है हार्वर्ड कॉलेज और एक वहां के सिटी स्कूल। इस स्कूल के जो विद्यार्थी थे, हार्वर्ड कॉलेज व सिटी स्कूल के जो विद्यार्थी थे, इन विद्यार्थियों ने गांधी जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध हड़ताल का आयोजन किया था। कब? 9 अगस्त को। यानी 8 अगस्त को जैसी आंदोलन की शुरुआत होती है, गांधी जी को और अन्य कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे उनको बंदी बना लिया जाता है और उसी के विरुद्ध 9 अगस्त 1942 को हार्वर्ड कॉलेज व सिटी स्कूल के विद्यार्थियों ने हड़ताल का आयोजन किया। इसके अलावा और क्या होता है यहां पर? 13 अगस्त 1942 13 अगस्त 1942 को क्या होता है कि कोटा राज्य सरकार ने एक आदेश पारित किया और इस आदेश के तहत कोटा राज्य में सभा, सम्मेलनों, जुलूस, भाषण व 5 से अधिक व्यक्ति व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर कोटा राज्य में 13 अगस्त 1942 को रोक लगा दी। यानी सभा, सम्मेलन, जुलूस, भाषण सभी को प्रतिबंधित कर दिया और 5 से अधिक व्यक्ति क्या है, इकट्ठे नहीं हो सकते थे। उसी समय कोटा प्रजामंडल के द्वारा
बेनी प्रसाद माधव और शंभू दयाल सक्सेना के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन का यानी समर्थन किया जाता है कोटा प्रजामंडल के द्वारा और 13 अगस्त के दिन ही इन दोनों नेताओं को राज्य सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी क्रम में 13 अगस्त की एक और घटना है। एक व्यक्ति थे अभिन हरी। ये जो अभिन हरी थे ये 13 अगस्त 1942 को बंबई से लौटे। कोटा बंबई से रियासती कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में भाग लेकर ये कोटा लौटे और उसी दिन राज्य सरकार के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। तो जब 13 अगस्त 1942 को राज्य सरकार ने इस प्रकार के दमन की कार्यवाही की तो कोटा राज्य की जनता ने क्या किया, कोटा राज्य की जो कोतवाली थी यानी थाना था उसको घेर लिया और 3 दिन तक वहां पर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद में राज्य सरकार और जनता के मध्य 16 अगस्त को राज्य सरकार वह जनता के मध्य 16 अगस्त 1942 को एक समझौता होता है और उस समझौते के तहत महाराव ने कहा कि ये जो दमन की कार्यवाही है उसको बंद किया जाएगा। इसके अलावा जो भी कार्यकर्ताओं को या जो जनप्रतिनिधि है उनको गिरफ्तार किया गया है इन सभी को छोड़ दिया जाएगा और उत्तरदायी शासन शुरू करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। तो उसके बाद में क्या है, कोटा राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शांति बनी रही। तो दोस्तों हमारा जो कोटा प्रजामंडल है उसकी जो अलग इकाई है हाड़ौती प्रजामंडल से 1935 ईस्वी में बनाई गई। 1939 ईस्वी में इसका जो प्रथम अधिवेशन है अध्यक्षता करते हैं नेनूराम शर्मा। प्रस्ताव आपका उत्तरदायी शासन से संबंधित था। 26 जनवरी 1941 को स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाता है और उसके बाद में हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो 9 अगस्त को यानी 8 अगस्त को हमारे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। 9 अगस्त 1942 को कोटा के हार्वर्ड कॉलेज व सिटी स्कूल के विद्यार्थियों ने गांधी जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध हड़ताल का आयोजन किया। 13 अगस्त 1942 को राज्य सरकार ने सभा, सम्मेलनों, जुलूस, भाषण व 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर राज्य में रोक लगा दी। उसी दिन बेनी प्रसाद माधव और शंभू दयाल सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इनके नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कोटा राज्य में हो चुकी थी। अभिन हरे ये बंबई से रियासती कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में भाग लेकर बंबई से ये कोटा लौटे थे और इसी दिन 13 अगस्त को इन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार की दमन की कार्यवाही की गई तो जनता ने क्या किया, कोटा जो राज्य की कोतवाली थी यानी थाना परिसर था उसको घेर लिया और उसके बाद में 3 दिन बाद 16 अगस्त को राज्य सरकार व जनता के मध्य एक समझौता होता है। समझौते के तहत महाराव ने दमन की कार्यवाही बंद करने, जो जनप्रतिनिधि गिरफ्तार किए गए उनको छोड़ने और शीघ्र उत्तरदायी शासन शुरू करने की बात है वो स्वीकार की। उसके बाद में हमारे कोटा राज्य में शांति बनी रही। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब महाराव ने जो आश्वासन दिया 1942 को 16 अगस्त 1942 को कोटा राज्य की जनता को जो आश्वासन दिया कि शीघ्र उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, तो जब तक हमारा भारत छोड़ो आंदोलन चला यानी लगभग 1944 के अंत तक हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें जो जनप्रतिनिधि गिरफ्तार हुए थे उनको छोड़ा गया
45 तक हमारा आंदोलन चलता रहा। एक ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन था, उसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमारे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2016 में आया हुआ है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका नेतृत्व गांधी जी ने किया या नहीं किया। तो गांधी जी ने उसका नेतृत्व नहीं किया क्योंकि वो एक नेतृत्व विहीन आंदोलन हो गया था। अब जैसे ही हमारे भारत में कुछ शांति व्यवस्था स्थापित होती है, जनता ने महाराव को पुनः बताया कि आपने हमारे साथ एक समझौता किया था कि उत्तरदायी सरकार की हम स्थापना करेंगे। तो फिर क्या होता है, महाराव ने, एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्री हिरण्य, ये मैसूर का एक सेवानिवृत्त अधिकारी था और इसके नेतृत्व में कोटा के महाराव ने 1946 ईस्वी में एक संवैधानिक सुधार समिति की स्थापना की। तो श्री हिरण्या के नेतृत्व में कोटा राज्य में 1946 को संवैधानिक सुधार समिति की स्थापना की जाती है। इस संवैधानिक सुधार समिति ने एक तो प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन करने की बात कही। हमने प्रजा प्रतिनिधि सभा 1918 में पढ़ ली कि नैनूराम शर्मा ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, परंतु इस संवैधानिक समिति ने महाराव को सुझाव दिया कि एक प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की जाए। इसके अलावा इस संवैधानिक समिति ने 51 सदस्य विधानमंडल की महाराव को सलाह दी कि 51 सदस्यों का एक विधानमंडल हो और उसमें सभी जो सदस्य है वो निर्वाचित हो। अब आपकी इस श्री हिरण्या के नेतृत्व में जो संवैधानिक समिति बनाई गई, उसने कोटा राज्य का संविधान भी तैयार किया। इसके अलावा उसने सलाह दी महाराव को कि एक प्रजा प्रतिनिधि सभा और 51 सदस्यों का एक विधानमंडल। परंतु कोटा महाराव ने उसके ऊपर तुरंत विचार यानी शीघ्र विचार नहीं किया। हमने एकीकरण में यह भी पढ़ा था कि कोटा का जो महाराव था हाड़ौती संघ बनाने का उसने प्रयास किया। यहाँ पर हम अंतिम जो बात करते हैं तो हमारे जो कोटा के महाराव थे उन्होंने 1948 ईस्वी में अभिन हरि के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन करने का निर्णय लिया, न कि मंत्रिमंडल का गठन किया। 1948 में कोटा के महाराव के द्वारा जो अभिन हरि थे इनके नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल के गठन का निर्णय लिया, परंतु उसका गठन यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद में हमारा जो कोटा जो राज्य था, कोटा रियासत थी, उसका एकीकरण के दूसरे चरण में विलय की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। इसी कारण यहाँ पर अभिन हरि के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल के गठन का निर्णय लिया वो यहाँ पर संपन्न नहीं हुआ। तो हमारा कोटा जो प्रजामंडल था उसके बारे में दोस्तों इतनी जानकारी है। यानी यहाँ पर हमने बात की कि श्री हिरण्या ये मैसूर के सेवानिवृत्त अधिकारी थे और इनके नेतृत्व में एक संवैधानिक समिति का गठन किया गया 1946 में और इस समिति ने कोटा राज्य का संविधान तैयार किया। इसके अलावा इस समिति ने एक तो प्रजा प्रतिनिधि सभा और 51 सदस्यों के विधानमंडल की जो सलाह महाराव को दी। महाराव ने इनकी सलाह पर तुरंत विचार नहीं किया। फिर 1948 में महाराव ने अभिन हरि के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल के गठन का निर्णय लिया, परंतु मंत्रिमंडल का यहाँ पर गठन नहीं होता है। एकीकरण के दूसरे चरण में कोटा राज्य के विलय की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसके बाद में हमने एकीकरण में पढ़ ही रखा है कि कोटा का जो विलय एकीकरण के दूसरे चरण में हो जाता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको आपका कर्तव्य मैंने पहले भी याद दिलाया है और आप अपने कर्तव्य से विमुख न हो
आप अगर हमारे इन वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें भी कुछ मोटिवेट होते हैं हम भी, और उससे हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि जो प्रयास हम कर रहे हैं वो प्रयास हमारे साकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे अपील है कि आप इन वीडियो को वहां तक पहुंचाएं जहां तक आप पहुंचा सको। हर बच्चे को इनकी जरूरत है, तो आप उन बच्चों तक इन वीडियो को पहुंचाएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।